नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल सोनी और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रेलवे सिलेक्शन तक पर। दोस्तों, हम लोगों ने एसके झा सर की बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग की बुक स्टार्ट की थी, जिसमें 23rd लेक्चर कंप्लीट हो गया। आज 24 लेक्चर स्टार्ट करेंगे। तो इससे प्रीवियस क्लास में 24 तक क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज 25 से स्टार्ट करेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन चल रहे थे, मास, वेट एंड डेंसिटी, यूनिट 4 के। तो आइए बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। दोस्तों, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग का लेक्चर 24 का जो स्टार्टिंग क्वेश्चन 25 से स्टार्ट करना था। चलिए स्टार्ट करते हैं। किसी पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है। जल में पूरा डुबाने पर इसका भार 8 न्यूटन है। तो पिंड द्वारा विस्थापित जल का भार क्या होगा? तो पिंड का वायु में भार 10 न्यूटन है और पूरा डुबाने पर इसका भार केवल 8 न्यूटन है। तो विस्थापित जल में जल का भार क्या होगा? 10 न्यूटन में से 8 न्यूटन माइनस कर देंगे तो आंसर 2 न्यूटन आ जाएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। भार का एसआई इकाई क्या है? तो ऑप्शन बी न्यूटन। क्वेश्चन 26 है, जो भार का एसआई इकाई क्या है? तो न्यूटन। भार क्या होता है दोस्तों? वेट। ये एक तरीके से फोर्स ही होता है। जब वस्तु की जो ग्रेविटी पर जितना फोर्स लगता है वही उसका वेट कहलाता है। तो फिजिक्स है, उसमें फोर्स की यूनिट क्या न्यूटन दी हुई है। फोर्स की यूनिट भी न्यूटन है और जो वेट है भार, उसकी यूनिट भी न्यूटन ही है। तो मास और वेट में ये सबसे कॉमन कंफ्यूजन होता है। ये जो मास है ना, किलोग्राम, ये मास की यूनिट होती है और जो ग्राम है ये मास की एक छोटी यूनिट होती है। और डाइन है, ये सीजीएस में भार की यूनिट है, सीजीएस में, और ये एसआई में है। क्वेश्चन 27 है, निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य हैं? तो ये चारों सत्य है, पहला, दूसरा, तीसरा। ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। जो न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो क्या है? फोर्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r²। मतलब जो स्टेटमेंट्स ए इसीलिए सही होगा कि पृथ्वी और चंद्रमा पर स्थित दो द्रव्यमान m1 और m2 जो कि दूसरे r दूरी पर के मध्य गुरुत्वाकर्षण बलों का अनुपात 1:1 होता है। न्यूटन वर्ग प्रति वर्ग किलोग्राम, जो जी का सार्वभौमिक नियतांक का ऐसा ही इकाई है। सच बात है। और जी सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान वस्तुओं के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, ये भी सही है। जी क्या? सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान वस्तुओं के द्रव्यमान पर निर्भर करता है, ये भी सही है। तो जो जी की जो एसआई यूनिट है वो क्या है? जी की एसआई यूनिट क्या बताइए? न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। तो एकदम करेक्ट है, इसलिए बी भी सही हो जाएगा। और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है वो जी का मान डिस्टेंस बदलने से नहीं बदलेगा, तो वो भी सही है। मास बदलने पे जी नहीं बदलेगा, वो भी सही है। तो जी एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसलिए जो चारों ऑप्शन होंगे वो राइट हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान क्या होगा? तो ऑप्शन डी 9.8 मीटर प्रति वर्ग सेकेंड। जो अर्थ की सरफेस होगी, अर्थ की सरफेस है, उस पर जो जी का मान है ना, वो पूछा जा रहा है। तो 9.8 प्रति वर्ग सेकेंड मतलब मीटर सेकेंड स्क्वायर। जी क्या? एक्सेलरेशन है, जो ग्रेविटी के कारण किसी वस्तु को मिलता है। जो पृथ्वी की सतह है ना, इसका जो औसत मान होगा 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होता है। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वो हर एक सेकेंड में 9.8 मीटर प्रति सेकेंड से बढ़ती है। अब जो फ्री फॉल होता है अधिक, मतलब फ्री फॉल कब होता है? सबसे जब वैक्यूम में वस्तु हो, तो जो फ्री फॉल होता है सबसे अच्छा उसी टाइम होता है। तो जो फ्री फॉल के अधिकांश न्यूमेरिकल में यह वैल्यू उपयोग की जाती है 9.8, लेकिन एग्जाम में जो स्टैंडर्ड वैल्यू आएगी वो 9.8 मीटर सेकेंड स्क्वायर आएगी। क्वेश्चन नंबर 29 है, विकल्पों में निम्नलिखित तथ्य में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम द्वारा समझाया नहीं गया? क्वेश्चन है, जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन है इसमें कौन सी घटना होती है वो एक्सप्लेन नहीं की गई है।
तो ये वाली नहीं की गई। ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति, ये उल्टा हो गया, सूर्य के चारों ओर ग्रह की गति होती है। तो ऑप्शन क्या है, सही वाले देख लेते हैं। वह बल जो हमें धरती से बांधे रखता है, जी होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति, जी के कारण। चंद्रमा और सूर्य के कारण ज्वारभाटा, जी के कारण। तो जो ग्रेविटी हमें बांधे रखती है, ग्रेविटी के कारण क्या होता है, जो मून है और जो अर्थ है, ये चारों ओर, जो मून है वो अर्थ के चारों ओर घूमता है। ग्रेविटी के कारण प्लैनेट सन के चारों ओर घूमते हैं, लेकिन सन है वो ग्रह के चारों ओर नहीं घूमता। इसलिए जो ग्रह के चारों ओर सूर्य की गति वाला कथन है वो असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो कैपिटल जी का मान क्या होता है? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट होता है ना, यानी कि कैपिटल जी, उसकी वैल्यू ये होती है 6.6734 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन के जो ग्रेविटेशनल का जो फॉर्मूला है उसमें जो जी होता है ना, ये कांस्टेंट होता है। इस मान पूरे, इसका जो मान है ना वो पूरे यूनिवर्स में सेम माना जाएगा। जो फोर्स की कैलकुलेशन में यह कांस्टेंट उपयोग आता है। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में जो जी है ना, इसकी वैल्यू 6.67 इंटू 10⁻11 लिखा जाता है। 334 ये सब नहीं लिखा जाता। यूनिट भी याद रखना है अपने को, पहले क्वेश्चन में थी। क्वेश्चन 31 है, ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल डैश पर निर्भर नहीं करता। तो ग्रेविटेशनल फोर्स किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है और किन पर नहीं करता? तो उनके बीच की दूरी, इस पे करेगा, द्रव्यमान और द्रव्यमानों के गुणनफल पर करेगा, गुरुत्वीय स्थिरांक पर करेगा, उनके द्रव्यमानों के योग पर नहीं करेगा। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। किन पर निर्भर नहीं करेगा? तो उनके द्रव्यमानों पर निर्भर नहीं करेगा। तो जो न्यूटन के अनुसार जो फोर्स का फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? कैपिटल जी, अभी जो हम लोगों ने देखा, जो कांस्टेंट होगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, स्मॉल m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। यानी जो फोर्स है वो दोनों मासेस के गुणनफल पर निर्भर करता है, उनके द्रव्यमानों पे के गुणनफल पर निर्भर करेगा। तो m1 m2 फोर्स के बीच की जो डिस्टेंस है उस पर निर्भर करेगा, और जी का फॉर्मूला भी इसी का हिस्सा है। लेकिन फोर्स कभी मासेस के जो सम होते हैं ना उस पर डिपेंड नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का एसआई इकाई क्या होगी, एसआई मात्रक क्या होगी? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम इनवर्स 2। क्वेश्चन पूछ रहा है जो यूनिवर्सल ग्रेविटेशन लॉ है, इसमें जो जी है इसकी इकाई पूछी जा रही है, एसआई यूनिट पूछी जा रही है। तो इसकी जो जी की एसआई यूनिट होगी वो न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम बटे केजी इनवर्स 2 होगी। क्वेश्चन 33 है, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन, यदि पृथ्वी पर जो अर्थ की रोटेशन बढ़ने पर जो इक्वेटर्स का पर जो वेट का प्रभाव पड़ेगा वो क्या कहलाएगा ना बड़ा। क्वेश्चन 33 है, यदि धरती की घूमने की गति घूर्णन बढ़ा दी जाए तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन क्या होगा? तो जो अर्थ है का रोटेशन बढ़ने पर जो इक्वेटर है उस पर जो वेट है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अर्थ के रोटेशन से इक्वेटर के वेट पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन बी घट जाएगा। पृथ्वी घूमती है इसलिए इक्वेटर पर जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट है वो पैदा होता है। जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट है वो पैदा होता है। अब ये इफेक्ट क्या करता है? ये ग्रेविटी के जो विपरीत है ना उस दिशा में काम करता है, ये ग्रेविटी के विपरीत दिशा में काम करता है। अब जितनी तेज पृथ्वी घूमेगी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उतनी तेजी से लगेगा। इसी को क्या कहते हैं? इसी को इफेक्टिव ग्रेविटी कहते हैं। यही कारण है कि इक्वेटर पर जो वेट है वो पोल की तुलना में थोड़ा सा कम लगता है।
ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, जो होता है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है जो न्यूटन का यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का जो स्टेटमेंट है वो पूछ रहा है कि ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु एक बल के साथ प्रत्येक अन्य वस्तु को आकर्षित करती है, वो होता है। जेई में भी आया है, देरहुआ में भी आया है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। उनके द्रव्यमान के गुणन के अनुपातिक और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। अब न्यूटन ने बताया कि हर वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है। जो अट्रैक्शन फोर्स है वो दोनों वस्तुओं के मास पर निर्भर करता है। अब मास जितना ज़्यादा होगा जो फोर्स है वो उतना ज़्यादा होगा। अब डिस्टेंस बढ़ने से क्या होता है, फोर्स तेजी से घटता है, फोर्स घटेगा। अब फोर्स डिस्टेंस के इक्वर्स के यूनिवर्स में बदलता है। जो फोर्स है वो डिस्टेंस के जो स्क्वायर है इसके इनवर्स को बदलता है, इनवर्स में बदल जाता है। तो ये क्या कहलाता है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ कहलाता है। क्वेश्चन 35 है, गुरुत्वाकर्षण बल डेज वस्तुओं के बीच मौजूद होता है, परंतु इसे तब तक महसूस नहीं किया जा सकता जब तक कि वस्तुओं का द्रव्यमान बहुत अधिक जैसे कि ग्रहों में नहीं होता। तो क्वेश्चन 35 कहता है गुरुत्वाकर्षण जो ग्रेविटी किन वस्तुओं के बीच कार्य करती है। इसका सब कहने का मतलब ये है कि जो ग्रेविटी है वो किन वस्तुओं के मध्य कार्य करती है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। प्रत्येक और हर एक वस्तु के बीच मध्य कार्य करती है। ग्रेविटी कोई विशेष वस्तु के बीच नहीं लगती। यूनिवर्स की जो हर वस्तु है वो दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, चाहे वस्तु छोटी हो या बड़ी हो, ग्रेविटी हमेशा मौजूद होती है। जैसे दो किताबें रखी हुई हैं तो उनके बीच भी ग्रेविटी मौजूद है, बस उसका मान बहुत छोटा होगा। तो ग्रह, तारे, उपग्रह, इसका जो प्रभाव है आसानी से दिखाई देता है। इसलिए ग्रेविटी है ना एक यूनिवर्सल फोर्स होता है। क्वेश्चन नंबर 36 है, एक पत्थर किसी स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है। निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग में सबसे कम भार दिखाएगी। जो बियॉन्ड फोर्स है, बियॉन्ड फोर्स, इसके कारण में जो अपीयरेंट वेट होता है कब सबसे कम होगा। क्वेश्चन ये पूछ रहा है एक पत्थर किस स्प्रिंग तुला पर बंधा हुआ है, निम्नलिखित स्थितियों में कौन सी स्प्रिंग तुला की रीडिंग सबसे कम भार दिखाएगी। तो ये क्या बियॉन्ड फोर्स है और जो इसका अपीयरेंट वेट है सबसे कम होगा, तो वो होगी ऑप्शन सी की स्थिति, जब वह पत्थर किसी बीकर में लिए पानी में मौजूद पूरी तरह से निमज्जित हो। जब पत्थर बीकर में लिए पानी में पूरी तरीके से डूबा हुआ हो। तो जो बियॉन्ड फोर्स के कारण में जो अपीयरेंट वेट होता है ना वो सबसे कम होता है। जब कोई वस्तु पानी में डुबाई जाती है तो उस पर क्या अपथ्रस्ट लगता है, अपथ्रस्ट लगता है। अपथ्रस्ट क्या है, ऊपर की ओर लगता है, वस्तु के ऊपर की ओर लगता है। और जिससे क्या होता है जो वेट है वो कम दिखाई देता है। जितना ज़्यादा हिस्सा पानी में डूबेगा तो अपथ्रस्ट वेट उतना ज़्यादा होगा। पूरी तरह डूबने पर जो मैक्सिमम जो बियॉन्ड से फोर्स है ना वो लगेगा। इसलिए जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग तुला सबसे कम रीडिंग दिखाएगी। तो जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल का जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है ना वो यही है। क्वेश्चन नंबर 37 है, कब कहा जाएगा कि कोई पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है। ऑप्शन सी, जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य करे। जो फ्री फॉल की कंडीशन है, जो फ्री फॉल की जो कंडीशन है वो क्या होती है। तो पिंड मुक्त रूप से गिर रहा है इसका मतलब जब इस पर केवल गुरुत्व बल कार्य कर रहे। फ्री फॉल का मतलब होता है केवल नीचे गिरना ही नहीं होता है। फ्री फॉल तब कहलाता है जब वस्तु पर ग्रेविटी कार्य करती है, एयर रेसिस्टेंट या कोई अन्य फोर्स नहीं होना चाहिए। जैसे वैक्यूम में जब गिरती हुई वस्तु फ्री फॉल का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। फ्री फॉल में सभी वस्तुएं समान जी से एक्सेलरेट करती हैं। मास का जो फ्री फॉल एक्सेलरेशन है वो प्रभाव नहीं डालता। क्वेश्चन नंबर 38 है, गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है। तो जो ग्रेविटी द्वारा वर्क का जो डिपेंडेंस है वो किस क्वांटिटी पे पड़ता है। वर्क की जो डिपेंडेंसी है वो किस क्वांटिटी पे पड़ती है। गुरुत्वाकर्षण द्वारा किया गया कार्य किस पर निर्भर करता है।
तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। वस्तु की आरंभिक और अंतिम अवस्थाओं की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई के अंतर पर। तो ग्रेविटी जो है ना एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, इसलिए ग्रेविटी द्वारा किया गया वर्क केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है। अब बीच का जो पाथ है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ऊंचाई में अंतर ज़्यादा होगा तो वर्क भी ज़्यादा लगेगा। उसका क्या फॉर्मूला होता है, हम लोगों ने देखा था, वर्क निकालने का mg होता है। लेकिन यहाँ पे हाइट की भी बात आ गई तो h1 माइनस h2 हो जाएगा। इसलिए केवल जो वर्टिकल हाइट होती है ना, और उसका जो डिफरेंस है, जो वर्टिकल हाइट है, इसका डिफरेंस महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डेस पर लागू होता है। तो वस्तुओं के किसी भी निकाय, तो पत्थर, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य, पृथ्वी, सूर्य, चंद्रमा या कोई भी वस्तु हो, वस्तु के किसी भी युग्म पर गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम लागू होगा। सूर्य और ग्रहों पर पे होगा, लेकिन सिर्फ इन्हीं पर होगा ये नहीं होगा। पृथ्वी और चंद्रमा इन पर भी होगा, पर सिर्फ इन पर होगा ये भी नहीं होगा। वस्तुओं के किसी भी युग्म में, ये आंसर है। क्वेश्चन नंबर 40 है, जी का मान डेस के साथ बढ़ता है। तो जी का मान ऊंचाई के साथ, ऊंचाई की जो कमी आती है ना उसके साथ बढ़ता है। जो जी है, जी का मान जैसे हाइट बदलने पर कैसे बदलता है समझते हैं। पृथ्वी से जितना दूर जाएंगे ग्रेविटी उतनी कम होगी, इसलिए जी का मान बढ़ने पर जो जी का मान घटता है, मतलब ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान घटता है। और इसके जस्ट उलट क्या होता है, ऊंचाई कम होगी, हाइट कम होगी, हाइट कम होगी तो जी का मान बढ़ेगा। हाइट ज़्यादा होगी तो जी का मान घटेगा। ऊंचाई बढ़ने पर जी का मान घटेगा। इसके उलट क्या होगा, हाइट घटने पर जी का मान बढ़ेगा। तो माउंटेन्स पर क्या होता है, जी थोड़ा कम होता है। सी लेवल पर क्या होता है, जी थोड़ा ज़्यादा होता है। तो एग्जाम में हाइट और जी का संबंध अक्सर पूछा जाता है, ये घुमाने वाला क्वेश्चन है। ऊंचाई की वृद्धि में तो जी बढ़ेगा, घटेगा सॉरी, जी घटेगा इसमें, इससे कोई सीधा संबंध नहीं है आयतन से, और इससे भी नहीं। क्वेश्चन 41 है, जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसका भार, मतलब जो इक्वेटर है, इक्वेटर से जो पोल है, इक्वेटर से पोल की ओर जाने पर जो वेट है उसमें क्या परिवर्तन आता है। जब किसी पिंड को विषुवत रेखा से उत्तर और दक्षिण ध्रुव पर ले जाया जाता है तो उसके वेट में क्या परिवर्तन आता है, तो उसका जो वेट होगा वो बढ़ जाएगा। जो पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, इक्वेटर पर क्या होता है, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट होता है, सबसे ज़्यादा होता है। इक्वेटर पे जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट है ना सबसे ज़्यादा होती है। और जो ग्रेविटी होती है, ग्रेविटी थोड़ा कम कर देती है किसको, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। अब पोल पर जो सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट है वो शून्य होता है। जो पोल है ना उस पर जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, जो इफेक्ट है वो शून्य हो जाता है। इसलिए जो पोल है, जो ग्रेविटी है वो ज़्यादा तो होगी लेकिन वेट भी ज़्यादा होगा। तो ऑप्शन सी, वेट बढ़ जाएगा, इज द राइट आंसर। क्वेश्चन 42 है, जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर 40,000 किलोमीटर त्रिज्या के ग्रहपथ में घूमता है तो गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए। तो सर्कुलर ऑर्बिट में ग्रेविटी द्वारा किया गया वर्क है वो पूछ रहा है। जब एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर, मतलब सर्कुलर ऑर्बिट में 40,000 किलोमीटर की त्रिज्या के ग्रह पथ पर घूमता है तो ग्रेविटी बल द्वारा किया गया वर्क क्या होगा। तो ऑप्शन ए इज द सही आंसर। उपग्रह सर्कुलर ऑर्बिट में लगातार घूम रहा है। अब गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर लगता है, पता होगा। जब जो पृथ्वी उपग्रह की जो फोर्स होगा ना, जो वो डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे के 90 डिग्री पे होगा। मतलब वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, W इज इक्वल टू एफ इंटू एस इंटू कॉस थीटा, है ना। अब थीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री है, और जो कॉस 90 होता है उसकी वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो फोर्स कुछ भी हो, जो डिस्प्लेसमेंट है वो कुछ भी हो, लेकिन जो कॉस थीटा है उसकी वैल्यू 0 आ गई, तो ये जो वर्क हो गया
ये भी 0 हो गया। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 0 जूल। क्वेश्चन 43 है, भूकेंद्रीय और सूर्य केंद्रीय शब्द किसे संदर्भित करते हैं? जियोसेंट्रिक और हेलियोसेंट्रिक, ये दोनों वर्ड है, दोनों मॉडल्स हैं, ये किस विषय से जुड़े हुए हैं? तो ये है, भूकेंद्रीय होता है जियोसेंट्रिक और सूर्य केंद्रिक होता है हेलियोसेंट्रिक। तो ये किस मॉडल से जुड़े हुए हैं? तो ये ऑप्शन ए, पृथ्वी और सूर्य के चारों ओर नक्षत्रीय वस्तुओं की गति को प्रतिबंधित करने के वाले नियम को, मतलब जो जियोसेंट्रिक मॉडल है ये पृथ्वी के केंद्र में पाया जाता है, और जो हेलियोसेंट्रिक मॉडल है ये सूर्य के केंद्र में पाया जाता है। अब ये जो दोनों मॉडल्स है ग्रह और उनके खगोलीय पिंडों की जो गति है उसको समझने के लिए बनाए गए हैं। अब जो एंशिएंट एस्ट्रोनॉमी होती है इनका महत्व होता है उसमें बहुत ज़्यादा। जो कॉपरनिकस था, कॉपरनिकस ने क्या सबसे पहले हेलियोसेंट्रिक मॉडल दिया था। आज वैज्ञानिक रूप से हेलियोसेंट्रिक मॉडल स्वीकार किया जाता है। क्वेश्चन 44 है, किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले आकर्षण बल को क्या कहा जाता है? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, गुरुत्वाकर्षण बल। किन्हीं दो स्थूल वस्तुओं के बीच लगने वाले बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहा जाता है। यानी दो मास वाली वस्तुओं के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, अट्रैक्शन फोर्स, उसका नाम पूछा जा रहा है। इट्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स। यूनिवर्सल की जो हर मास वाली वस्तु है वो दूसरे मास वाली वस्तु को आकर्षित करती है, अभी पढ़ा। तो इस अट्रैक्शन को क्या कहते हैं हम लोग? ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। पृथ्वी हमें इस फोर्स, पृथ्वी है ना, हमें इसी फोर्स से अपनी ओर खींचे हुए, ग्रह तारे उपग्रह इसी फोर्स से बंधे हुए हैं। या नेचर की जो फंडामेंटल फोर्स है उसमें से एक है। और भी फोर्स है जैसे न्यूक्लियर फोर्स है, बहुत सारे फोर्स है, तो इनका मास और डिस्टेंस पर निर्भर करता है। घर्षण क्या है? ये सरफेस कॉन्टेक्ट से उत्पन्न होने वाला बल है। अभिकेंद्री क्या है? ये सर्कुलर मोशन से संबंधित है। यांत्रिक बल क्या है? ये यांत्रिक बल हो गया काइनेटिक प्लस स्टैटिक फोर्स इज इक्वल टू मैकेनिकल फोर्स। क्वेश्चन नंबर 45 है, जब दो अंडों को किसी निश्चित ऊंचाई से इस प्रकार गिराया जाता है कि एक अंडा पक्के फर्श पर और दूसरा तकिए पर गिरता है, निम्न में से कौन सा संभावित परिणाम नहीं है? तो जो इम्पैक्ट टाइम के संबंध में समझना है हम लोगों को। तो ऑप्शन बी, दोनों अंडे टूट जाएंगे, दोनों अंडे टूट जाएंगे। समझते हैं, दोनों अंडे की जो इनिशियल एनर्जी होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी, समान होगी। अब पक्के फर्श पर गिरने पे क्या है? जो स्टॉपिंग टाइम होगा, रुकने का जो समय होगा, स्टॉपिंग टाइम बहुत कम होगा। कम समय में जो मोमेंटम चार्ज है, मोमेंटम चार्ज होने से क्या होगा? फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। तो जो फर्श पर अंडा गिरेगा वो पहले टूटेगा, पहले नहीं मतलब टूट जाएगा। और जो तकिए पर गिरने वाले अंडे में जो स्टॉपिंग चार्ज टाइम होगा वो बढ़ जाएगा। टाइम बढ़ने से जो इम्पैक्ट फोर्स है वो कम हो जाएगा। तो जो तकिए पे अंडा गिरा सामान्यतः नहीं टूटता है, पर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो दोनों अंडे टूट जाएंगे। तकिए वाला जो अंडा है ना वो नहीं टूटेगा, इसमें परिणाम नहीं पूछा है ना, तो दोनों अंडे टूट जाएंगे। दोनों अंडे नहीं टूटेंगे, एक ही अंडा टूटेगा, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत है, गलत पूछा है। विभिन्न ऊंचाइयों से गिराई गई वस्तुएं भिन्न स्तर के बल लगते हैं, सही। पक्के फर्श पर गिरने वाला अंडा टूट जाएगा क्योंकि एक छोटे समय अंतराल के लिए इस पर एक विस्तृत बल कार्य करेगा। तकिए पे गिरने वाला अंडा नहीं टूटेगा एग्जैक्टली, क्योंकि अंडे पर लंबे समय के लिए छोटा बल कार्य करेगा। तो ये तीनों सही है, ये नहीं होगा। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो जो ऑप्शन बी है, माउंट एवरेस्ट ग्रेविटी का मान कम होगा, माउंट एवरेस्ट पे ग्रेविटी का मान कम होगा नॉर्मल ग्रेविटी से। जो ग्रेविटी है वर्टिकल मोशन के कॉन्सेप्ट से टेस्ट किया जा रहा है इसको, कि माउंट एवरेस्ट पे जो पृथ्वी की सतह से काफ़ी ऊंचाई पर है, हाइट बढ़ने पे पृथ्वी के केंद्र से दूरी बढ़ती है,
तो जी का मान थोड़ा कम हो जाता है। अब स्टेटमेंट बी भी इसी स्टेटमेंट बी और स्टेटमेंट ए गलत है, अधूरा है, मतलब गलत नहीं है। अब वर्टिकल थ्रो वाली बात देखते हैं कि एक गेंद को लंबवत फेंकने पर जो 15 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है, इसका वेग 75 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। 75 मीटर पर सेकंड हो जाता है। तो जो फॉर्मूला होगा T इज इक्वल टू 2u/g होगा। अब जो v की u की वैल्यू है उसको निकालना है हम लोगों को। तो ये क्या चला जाएगा, Tg/2 हो जाना है। ये g इधर चला जाएगा उठ के, और ये जो u है इसके इक्वल में हो जाएगा, और ये 2 है इसके नीचे आ जाएगा। तो कैपिटल टाइम कितना है, 10 मान लेते हैं। g कितना दिया हुआ है, g की वैल्यू 10 मान लेते हैं, और टाइम हमारे पास में 15 सेकेंड है। 2 दिया हुआ है, अब इसको काटेंगे 5 बार, 75 आ गया। तो ये सही हो गया, इसलिए स्टेटमेंट सी भी सही है, पर डी गलत है। एक गेंद को लंबवत फेंकने में 15 सेकंड के बाद जमीन पर वापस आती है, इसका वेग 150 होगा। ये गलत है। ऑप्शन बी एंड सी ये दोनों करेक्ट हो, केवल कथन बी और सी दोनों सत्य हैं। क्वेश्चन नंबर 47 है, मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। मुक्त रूप से गिरने के दौरान पिंड किस स्थिति में होता है। तो जो फ्री फॉल की कंडीशन है, फ्री फॉल के दौरान जो वस्तु का जो इफेक्टिव वेट होगा उसकी क्या स्थिति होगी। तो ऑप्शन ए भारहीनता, वेटलेसनेस। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तब उस पर केवल ग्रेविटी कार्य करती है, इस पर केवल जी कार्य करेगा। वस्तु और उसका जो सपोर्ट है दोनों समान एक्सेलरेशन से नीचे गिरेंगे, और इस स्थिति में जो सपोर्ट फोर्स है यानी कि जो नॉर्मल रिएक्शन है वो क्या होगी, शून्य हो जाएगी। वेट महसूस होगा वास्तव में वो नॉर्मल रिएक्शन के कारण होगा। तो नॉर्मल रिएक्शन शून्य हो जाएगी तो जो वस्तु का जो वेटलेसनेस है वो महसूस होने लगेगी। तो फ्री फॉल में जो अपहारहीनता होगी ना, वेटलेसनेस की स्थिति बनेगी। ऑप्शन 48 है, क्वेश्चन 48 है, गुरुत्वाकर्षण की वस्तु से उत्पन्न होने वाले त्वरण का मान डेज पर निर्भर नहीं होता। तो जो जी है किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और किन पर डिपेंड नहीं करता, किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है और किन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता, ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन बी नीचे गिरने वाली वस्तु का द्रव्यमान m। तो जी है ना, नीचे गिरने वाली वस्तु का जो द्रव्यमान होता है ना m, उस पर डिपेंड नहीं करता। ग्रेविटी के कारण ऊपर जो एक्सेलरेशन होता है ना तो हम क्या कहते हैं, जी कहते हैं। जी का फॉर्मूला पता ही होना चाहिए आपको, कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन में कैपिटल आर स्क्वायर। ये क्या जी का फॉर्मूला है। कैपिटल जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। कैपिटल एम क्या है, अर्थ का मास है। कैपिटल आर क्या है, अर्थ की रेडियस है। अब ये ध्यान दें, ये फॉर्मूला गिरने वाली वस्तु का जो मास है उसमें नहीं आएगा, है ना। तो भारी और हल्की दोनों वस्तुएं जी से गिरती है। तो गैलीलियो का जो प्रसिद्ध एक्सपेरिमेंट है ना वो यही बताता है, जो एप्पल सर पे गिरा था। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नीचे गिरने वाली वस्तु स्मॉल एम पर डिपेंड नहीं करती है। जी का फॉर्मूला याद रखना, कैपिटल एम कैपिटल जी कैपिटल एम अपन आर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सा गुरुत्वाकर्षण का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन बी यह ब्लैक होल के घूर्णन में सहायक है। ऑप्शन पहचानना है जो ग्रेविटी के सामान्य उदाहरण है उसका प्रभाव का उदाहरण ना हो। तो ग्रहों के वायुमंडल को उनसे अलग होने से रोकना, जो एटमॉस्फेयर होता है को क्या बांधे रखती है, जी इसको क्या बांधे रखती है। तारों को आपस में जोड़े रखना, ग्रेविटी के कारण में जो मून है पृथ्वी की ऑर्बिट में बना रहेगा, तारे बने रहेंगे। ये मून है ऑर्बिट में बना रहेगा, तारों और ग्रहों को एक दूसरे को जोड़े लगेंगे। लेकिन जो ब्लैक होल है ये रोटेशन, उसकी फॉर्मेशन और जो एंगुलर मोमेंटम है उससे जुड़ा हुआ है। तो ग्रेविटी के सामान्य उदाहरण में नहीं लिया जा सकता, इसीलिए जो विकल्प बाकी 3 है ये सही है, ये वाला गलत है, उदाहरण नहीं है। क्वेश्चन 50 है, मुक्त रूप से गिरना केवल डेज से संभव है। तो जो ट्रू फ्री फॉल है तो किस स्थिति में संभव है। तो ऑप्शन डी निर्वात यानी वैक्यूम, जो वैक्यूम होगा उसी में संभव है फ्री फॉल, ट्रू फ्री फॉल।
फ्री फॉल का अर्थ क्या होगा? वस्तु पर ग्रेविटी, केवल ग्रेविटी कार्य करे। एयर मौजूद होगी तो क्या होगा? एयर रेसिस्टेंट भी लगने लगेगा। अब एयर रेजिस्टेंस से क्या होगा? जो फ्री फॉल की जो आइडियल कंडीशन है वो बदल जाएगी। तो वैक्यूम में अगर एयर रेजिस्टेंट बिल्कुल भी नहीं है तो इसी को वास्तविक यानी ट्रू फ्री फॉल कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 51, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की डैश के कारण होती है। जो मून है, अर्थ की जो ऑर्बिट है उसमें जो बनाए रखने के लिए जो फोर्स है वो कौन सा है? मून को अर्थ की ऑर्बिट में बनाए रखने के लिए जो फोर्स है वो कौन सा है? तो वो है कैपिटल स्मॉल जी, गुरुत्व बल। मून लगातार पृथ्वी की ग्रेविटी को मून है ना जो लगातार पृथ्वी की ओर ग्रेविटी से आकर्षित होता है। अब ग्रेविटी उसे ऑर्बिट में बनाए रखती है। यदि ग्रेविटी ना होगी तो मून सीधे रेखा में निकल जाएगा। अब मून की जो टेंजेंशियल वेलोसिटी है और जो ग्रेविटी मिलकर उसको क्या सर्कुलर मोशन में बनाए रखती है। तो जो ऑर्बिट मोशन का मुख्य कारण है वो क्या होता है? जी होता है। फोर्स को जो सेंट्रीपिटल फोर्स के रूप में भी देखा जा सकता है। क्वेश्चन 52 है, वह बिंदु जहां पर एक वस्तु का संपूर्ण भार कार्य करता है उसे रेस कहा जाता है। ऑप्शन है, मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर में ऑब्जेक्ट के पूरे जो वेट है उस पर जो इफेक्टिव पॉइंट है उसकी पहचान करना है। तो द्रव्यमान का जो केंद्र होगा, ऑप्शन ए, किसी वस्तु का जो पूरा वेट है वो एक काल्पनिक बिंदु पर केंद्रित माना जाता है। अब इसी बिंदु को क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। सामान्य जो एग्जाम की लैंग्वेज होगी उसको क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ मास, द्रव्यमान का केंद्र। वस्तु का जो बैलेंस है, बैलेंस के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है ना तो यही है। जो इंजीनियरिंग हो गई, मैकेनिक्स हो गया, इसमें सबसे ज़्यादा यूज होता है। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है ना, यही कॉन्स्टेबल कॉन्सेप्ट पे आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 53, स्मॉल जी गुरुत्वाकर्षण का मान कैपिटल आर यानी पृथ्वी की त्रिज्या के मान के अनुसार बदलता है। तो किसी छात्र को जी का मान कहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा? तो भूमध्य रेखा पर। पृथ्वी पर किस स्थान पर जो स्मॉल जी है सबसे कम होगा? वो भूमध्य रेखा पर होगा। क्यों होगा? पृथ्वी पूर्ण गोल नहीं है, थोड़ी सी चपटी है, थोड़ी सी चपटी है। तो पूर्ण गोल होगी यहाँ और यहाँ, पोल्स पर हल्की सी चपटी होती है। इक्वेटर पर जो रेडियस होती है ना वो सबसे ज़्यादा होती है। यहाँ पे चपटी है पोल्स पे तो यहाँ की रेडियस कम होगी, इक्वेटर्स पे सबसे ज़्यादा होगी। तो जो फॉर्मूला के अनुसार रेडियस जब बढ़ेगी तो जी का मान घटेगा। साथ ही जो इक्वेटर पे रोटेशन है वो उसमें क्या लगता है? अभी देखा था हम लोगों ने, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, यानी सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। ये काम करता है, ये सब काम करता है। तो जब पृथ्वी की रोटेशन हो जाती है कितनी? 1600 किलोमीटर प्रति आवर। अब दोनों कारण मिलकर जो जी है वो कम कर देते हैं, इसलिए इक्वेटर पर जो जी का मान है वो न्यूनतम होता है और ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। मकर रेखा इक्वेटर से तो दूर है, वो कर्क रेखा ये भी इक्वेटर से दूर है। तो जी मैक्सिमम एट इक्वेटर, मैक्सिमम एट जी मिनिमम इज इक्वेटर और मैक्सिमम एट पोल्स, ये मान के चलो। क्वेश्चन नंबर 54, सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मूल्य की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो जो जी का एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट है वो किस साइंटिस्ट ने किया था? तो वो साइंटिस्ट थे हेनरी कैवेंडिश। सार्वभौमिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी के मूल्य की खोज हेनरी कैवेंडिश ने की थी। और न्यूटन ने यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल लॉ दिया था, लेकिन जो जी का वास्तविक मान है वो बाद में निकला, कैपिटल जी का। तो हेनरी कैवेंडिश ने जो एक टॉर्सन बैलेंस एक्सपेरिमेंट किया था, मतलब स्प्रिंग को बैलेंस करने वाला एक्सपेरिमेंट, इसी एक्सपेरिमेंट से जो जी का मान है ना वो निर्धारित किया। अब जो वेइंग ऑफ द अर्थ एक्सपेरिमेंट भी कहा जाता है, एंटोनियो एल लवाजियर, ये केमिस्ट्री के जन्मदाता है, फादर ऑफ केमिस्ट्री है एंटोनी एल लवाजियर। आइजैक न्यूटन, इनने लॉ दिया था लेकिन जो कैपिटल जी है ये मान नहीं दे पाए। जॉन डाल्टन। क्वेश्चन 55,
5 है, अधिक डेज त्वरण वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होता है। जो इनर्सिया है, इनर्सिया जड़त्व किस क्वांटिटी पर डिपेंड करता है? अधिक डेज त्वरण वाली वस्तु का जड़त्व अधिक होगा। तो ऑप्शन बी मास, द्रव्यमान, इस पर सबसे अधिक होगा। जितना ज़्यादा मास वाली वस्तु होगी उतना ज़्यादा त्वरण लगेगा, जड़त्व लगेगा। इनर्शिया किसी वस्तु के मोशन चेंज का विरोध करने की जो क्षमता रखती है। अब जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा इनर्शिया होगा। भारी वस्तु होती है ना जो, बस उसको चलाना भी मुश्किल होता है और रोकना भी मुश्किल होता है। ये किसके कारण? इनर्शिया के कारण। जैसे ट्रक है, बाइसाइकिल की तुलना में ट्रक को रोकना थोड़ा सा टफर माना जाता है। बाइसाइकिल अगर 40 की स्पीड में है, ब्रेक लगाओगे तो जगह पर रुक जाएगी, लेकिन ट्रक है थोड़ी दूर तक जाकर रुकेगा। तो इनर्शिया का संबंध किससे? डायरेक्ट मास से। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम से नहीं। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वॉल्यूम, ये तीनों से नहीं है। क्वेश्चन 56 है, भूमध्य रेखा पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण डेस मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर है। तो जो इक्वेटर है उस पर जो जी है उसका जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पूछी गई है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो उसकी वैल्यू होगी 9.78 मीटर सेकेंड स्क्वायर। इक्वेटर पर जो अर्थ की रेडियस है वो क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, और रोटेशन का जो इफेक्ट है वो भी सबसे ज़्यादा होता है, सेंट्रीफ्यूगल इफेक्ट। तो जो जी है उसका मान थोड़ा सा कम होता है वहाँ पे। पोल पर लगभग 9.83 होता है मीटर सेकेंड स्क्वायर जी की वैल्यू। अब इक्वेटर पर लगभग 9.78 होता है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में वैल्यू सीधी पूछी जा सकती है, तो ये याद रखना। हम लोग इसको 9.8 कह देते हैं, पर इससे कम ही है, 0.2 कम। ये ज़्यादा है 9.8, 9.72 ये तो कोई मान ही नहीं होता। ये है ना जो, ये पोल का मान माना जाता है 9.83। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं, काफ़ी समय हो गया। मतलब समय का मतलब वीडियो की लेंथ ज़्यादा लंबी हो गई, क्योंकि मैंने केवल क्वेश्चन रीड करके ऑप्शन क्लिक नहीं किए हैं, तो आपको चारों ऑप्शन को डिकोड किया है और सबको अच्छे से समझाया। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।